हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा वन शॉट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएंगे। इसमें आप वीडियो में आप देख सकते हैं, ये मेरी एनसीईआरटी है खुद की, जो मैं खुद पढ़ता था। तो इसमें मैंने जितना भी मतलब मेन पॉइंट था, जितना मुझे पता था कि ये चीज़ मतलब हर साल या फिर 2-3 साल में रिपीट होती है, तो उसी पे ही हमने यहाँ पे अपने एनसीईआरटी को जो है हाईलाइट किया है। तो वो ही चीज़ अभी आप पढ़िए, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है, 2 महीने से भी कम टाइम रह गया। तो इसीलिए वन शॉट भी इसी तरीके से हो सकता है, क्योंकि अगर हम पूरा आपको पढ़ाएँगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी जो हमारे 2 और सब्जेक्ट हैं उसमें इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जितना हम आपको बता रहे हैं सिर्फ उतना ही पढ़ें, और जिन्होंने पढ़ रखा है पहला वो भी अपना रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इसमें हमने लाइन एक हाईलाइट की है, एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। जो हमारे एरिस्टोटल थे साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट लिया क्लासिफिकेशन का। तो उन्होंने क्या मतलब उसका बेसिक क्या था, क्राइटेरिया क्या था, उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ देखी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और जो है प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि ट्रीज थे, श्रब थे और हर्ब्स थे, मतलब उनका साइज देखा। और जो एनिमल्स थे उनको जो है 2 ग्रुप में बांट दिया। जिनके पास रेड ब्लड था उनको जो है हमने बोला इनाइमा, और जिनके पास नहीं था उनको बोला अनाइमा। तो अनाइमा मतलब एब्सेंट रेड ब्लड सेल्स। तो इसीलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये तो था एरिस्टोटल ने, जो कि 2 ग्रुप सिस्टम दिया था। इसके बाद हमारे लीनियस साइंटिस्ट आए, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांटी और एनिमिलिया रखा। तो इसमें भी ड्रॉबैक्स थे जिनके, जैसा कि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स थे उनको अलग अलग ग्रुप में नहीं रखा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को सेम ग्रुप में रख दिया, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक जो है उनको भी सेम ग्रुप में रख दिया। तो ऐसे ही हमारा थर्ड किंगडम आया, फिर फोर्थ किंगडम, और इसके बाद आया फाइव किंगडम, जो कि सबसे ज़्यादा सुटेबल है और हमारी एनसीईआरटी में भी पूरा जो है यही दिया गया है। तो हम अब देख लेते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कैरेक्टर्स दिए गए हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पे फाइव किंगडम्स दिए गए हैं। सबसे पहले सेल टाइप। सेल टाइप क्या था, मोनेरा का प्रोकैरियोटिक था, जबकि बाकी 4 थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इनका सबका यूकैरियोट्स था। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक मतलब पॉलीसेकेराइड थी, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। इसके बाद हमारा फंजाई था, जिसमें काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है। इसके बाद हमारा प्लांट था, जो कि सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। इसके बाद हमारा जो है जो एनिमिलिया थे, इस एब्सेंट होती है सेल वॉल। और इसके बाद बात करते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मोनेरा में एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया इन सभी में प्रेजेंट होती है। इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, मतलब जैसे कि हमारा मोनेरा है उसमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर। इसके बाद प्रोटिस्टा भी हमारा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, मतलब यूकैरियोट भी है और यूनिसेलुलर है भी है, इसलिए इसको अलग रखा, और ये भी सेलुलर है। इसके बाद जो हमारा मल्टी सेलुलर मतलब लूज टिश्यू स्टार्ट हुए, वो हमारे हुए फंजाई से। इसके बाद हमारा प्लांटी आता है, जिसमें हमारा टिश्यू और ऑर्गन होते हैं। एनीमिलिया में टिश्यू भी होते हैं, ऑर्गन भी और ऑर्गन सिस्टम भी। इसके बाद हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब उनका अपना खाना कैसे बनाते थे, तो उसके बारे में। तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो मोनेरा है, तो उसमें ऑटोट्रॉफिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है और आपका हेटरोट्रॉफिक भी है, मतलब तीनों तरीके से वो अपना खाना बनाता है। इसके बाद हमारा प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और आपका हेटरोट्रॉफिक होता है। फंजाई जो होते हैं सिर्फ हेटरोट्रॉफिक होते हैं। प्लांटी जो होते हैं वो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें हमारा फोटोसिंथेटिक, जो कि सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं। एनिमिलिया की बात करें तो यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक, तो जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम, जो कि आर एच विटेकर थे, उन्होंने अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो किस बेसिस पे दिया था और क्यों दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन में दिया है, आर एच विटेकर 1969 प्रपोज्ड अ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे, फंजाई थे, प्लांटी थे और एनिमिलिया थे। जो उनका क्राइटेरिया था जो उन्होंने यूज़ किया इन सभी
5 किंगडम को क्लासिफाई करने में। तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन जिसे हमने कहा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये इन्होंने 5 क्राइटेरिया दिए थे, बेसिक क्राइटेरिया, जिनके बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को यहाँ पे प्रपोज किया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे इनकी मतलब ड्रॉबैक्स क्या थी जिसकी वजह से ये 5 किंगडम बनाना पड़ा। तो जितने भी हमारे बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थे, फंजाई थे, मोजेस थे, फर्न्स थे, जिम्नोस्पर्म थे और एंजियोस्पर्म थे, सॉरी। तो इन सबको जो है बाकी जितने भी पीछे 4 किंगडम तक क्लासिफिकेशन हुई, उन्होंने सबने इनको प्लांट्स में रखा। जबकि ऐसा नहीं है, आपको पता है, क्योंकि आपका बैक्टीरिया है और फंजाई है, इनकी सेल वॉल तो अलग होती है, अभी हमने पढ़ा ग्राफ में। तो इसीलिए जो है इनको सबको प्लांट्स में रखा, तो इसीलिए ये रिजेक्ट हुए। इसके बाद हमारे जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे और हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी थी, उनको साथ में रखा, किसके साथ? यूकैरियोटिक के साथ, जबकि ये तो प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद हमारा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वंस। तो इनको भी जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी साथ में रखा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल क्लमाइनोडोमनास और स्पायरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। तो मतलब इनको एल्गी में रखा गया, जबकि ये अलग अलग है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। तो मतलब जो हेटेरोट्रॉफिक थे और ऑटोट्रॉफिक को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। दो दे ऑल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफर इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। मतलब जो फंजाई थे उनकी जो वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो होती है सेलुलोजिक वॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक वर्ड कंसिडर द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम। जब हम ये सारे कैरेक्टर कंसिडर किए यहाँ पे हमारे आर.एच. व्हिटेकर ने, तो इन्होंने क्या देखा कि जो फंजाई है इनको अलग किंगडम दिया, किंगडम फंजाई। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे इनको भी अलग रखा, किंगडम मोनेरा में। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे इनको अलग किंगडम दिया, जो कि था किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लमाइनोडोमनास। किंगडम प्रोटिस्टा में ही आपका क्लमाइनोडोमनास आया। इसके बाद हमारा क्लोरेला की बात करते हैं। तो क्लोरेला को जो है यहाँ पे एल्गी में रखा था, क्योंकि इसके पास थी सेल वॉल। जबकि अब इसको किसके साथ रखा? पैरामीशियम और अमीबा। जबकि इन दोनों के पास तो सेल वॉल नहीं थी, तो इनको पहले किस में रखा था? एनिमल किंगडम, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी। तो इतनी सारी मतलब ड्रॉबैक्स की वजह से ही ये 5 किंगडम आया। बात करते हैं हम किंगडम मोनेरा की। तो किंगडम मोनेरा में जितने भी हैं, यहाँ पे दिया गया है किंगडम बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। मतलब किंगडम मोनेरा में सभी बैक्टीरिया ही है, इसके अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होता है। दे आर मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। 100 of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow, deep oceans. जो बैक्टीरिया है हमारे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग है, डेजर्ट है, स्नो है, डीप ओशियंस है। इसके बाद बात करते हैं हम जो बैक्टीरिया है वो 4 कैटेगरीज में यहाँ पे उनकी शेप के हिसाब से यहाँ पे ग्रुप किए गए हैं, जैसा कि हमारा स्फेरिकल है कोकस, आपका रोड शेप है बेसिलस, आपका कोमा शेप है विब्रियम है, स्पाइरलम। तो ये 4 शेप के हैं इनके। तो बैक्टीरिया जो है अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अगर हम इनका बिहेवियर देखें तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप। थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मतलब अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर हम बिहेवियर देखें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वो क्यों, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। तो मतलब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। तो मतलब जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपना खाना जो है सनलाइट से बनाते हैं। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपना खाना जो है डेड ऑर्गेनिज्म या फिर केमिकल से बनाते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक। जो मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना जो है सिंथेसाइज अपने आप नहीं कर पाते, वो डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम आर्के बैक्टीरिया। हमारे आर्के बैक्टीरिया है,
आर्के बैक्टीरिया मतलब आर्के मीन्स एंशियंट। तो अभी हमारा जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया है वो मुनेरा को डिवाइड करके दो पार्ट में बांटा गया है, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। क्योंकि आर्के बैक्टीरिया बहुत ही पहले पहले मतलब बहुत ही पहले पुराने बैक्टीरिया है। आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं? दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज। तो मतलब आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्श हैबिटेट में मतलब अपने आप को सर्वाइव करते हैं। जैसे कि हमारा साल्टी एरियाज होता है हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफाइल्स और मार्शी एरियाज मिथेनोजन्स। मतलब हेलोफाइल्स जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नमक है, हॉट स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और आपका मार्शी एरियाज मिथेनोजन्स मतलब जहाँ पे आपका मिथेन गैस पाई जाती है। तो आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर है, एंड दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो मतलब इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, और इसी यही वजह है कि ये इतने मतलब हेलोफाइल्स में थर्मो एसिडोफाइल्स, तो इसी वजह से ये इतने ज़्यादा मतलब साल्टी एरियाज में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं और मार्शी एरियाज में रह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो डिफरेंट है बाकी के बैक्टीरिया से। मिथेनोजेंस are present in the gut of several ruminant animals such as cow and buffaloes, and they are responsible for the production of methane gas, मीथेन बायोगैस। जो मिथेनोजेंस होते हैं वो जैसे आपकी गाय और भैंसे होती है, उनके गोबर में जो पाई जाती है मतलब गोबर से गैस बनता है ना, तो वो मिथेनोजन बैक्टीरिया की वजह से ही बनता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे यू बैक्टीरिया है वो आर्के बैक्टीरिया से कुछ अलग है। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। They are characterized by presence of rigid cell wall and if motile a flagellum. The cyanobacteria also referred to as blue-green algae. यह बहुत ही ज़्यादा important line है। The cyanobacteria also referred to as blue-green algae. ये हमारे यहाँ जो नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है इस पे कि साइनोबैक्टीरिया को और क्या कहते हैं, तो इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं। तो जो यू बैक्टीरिया है ये ट्रू बैक्टीरिया भी होते हैं और इसमें प्रेजेंस होती है रिजिड सेल वॉल। अगर मोटाइल है तो इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और साइनोबैक्टीरिया का जो है हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो हमारा प्रेजेंट होता है वो हमारे प्लांट और ट्रीज में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मराइन, टेरेस्ट्रियल। तो मतलब जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस मतलब फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मेराइन में भी रह सकते हैं, और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल मतलब वो लैंड पे भी रह सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। तो मतलब जो कॉलोनीज बनाते हैं ये उसके मतलब ऊपर जो है ये एक जिलेटिनस शीट बना लेते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो ये जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये ब्लूम बना लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, मतलब जैसे रुका हुआ पानी होता है तो उसमें जो है बहुत सारा घास जमा होती है या फिर जैसे आप बोलते हैं काई जमा हो जाती है, तो उसमें ये जो है ब्लूम्स बना लेते हैं। तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे हेट्रोसिस्ट दी गई है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है वो सिंपल फॉर्म में मतलब जो प्लांट यूज़ कर सकते हैं उस फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए इनको ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, और प्लांट जो है इनको अपने अंदर जो है रहने की जगह देता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक एंड एनाबीना। इसके ये एग्जाम्पल आप याद जरूर रखिए क्योंकि ये एक चैप्टर और है उसमें भी आएगा नॉस्टॉक और एनाबीना के बारे में, बाकी और भी बैक्टीरिया आएंगे, लेकिन अभी ये ज़रूर आप याद रखिए। इसको मतलब आप अंडरलाइन कर लीजिए जैसे हमने किया हुआ है ऐसे ही, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो डेड ऑर्गेनिज्म या फिर आपके केमिकल्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। जो हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे हमारे नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट है और अमोनिया है।
एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, और उसको मतलब यूज करके फिर ये एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी नीट में आई हुई है। इसमें पूछ सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो किसकी रिसाइकलिंग करते हैं, तो इस ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड आपका सल्फर। इसके बाद हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। जो हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो मतलब जो हमारे मिल्क से कर्ड बनती है वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के द्वारा ही बनती है। तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जो हमारी एंटीबायोटिक्स बनती है वो भी आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से ही बनती है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, तो मतलब जैसे अभी हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो ये रूट्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, तो मतलब कुछ जैसे कुछ हमारी हेल्प करते हैं तो कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई चीज़ अगर आपके अच्छी है आपके लिए तो आपके लिए मतलब उसके कुछ साइड इफेक्ट भी जरूर होंगे, तो ऐसे ही हमारे बैक्टीरिया हैं। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल एंड पेट्स, क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, कीटक कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये जो जितने भी हमने अभी आपको डिजीज बताई है ये किन किन बैक्टीरिया से होती है हमने यहाँ पे दिखाया गया है, देख लीजिए आप। यहाँ पे टाइफाइड है, क्लोरेला है, टेटनस है। तो यहाँ पे टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी, क्लोरेला जो है विब्रियो क्लोरेला, आपका टेटनस जो है क्लोरिस्ट्रीडियम टेटनी। तो ये हमने पूरा आपको जो है हाईलाइट करके दिया है। इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो आपको ये भी लिख लेना है अपनी अलग से कॉपी में। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to the another। तो यहाँ पे ये जो आपका ट्रांसफर डीएनए ट्रांसफर है ये आपके क्लास 12th में भी आएगा, इसका पूरा आपको पढ़ने को मिलेगा एक चैप्टर में। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द माइकोप्लाज्म। ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लीजिए क्योंकि इससे तो मतलब हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। ये पूरा हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है माइकोप्लाज्मा पे, ठीक है, तो इसको जरूर करके जाइएगा। बात करते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा की। सबसे पहले तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, इसमें ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये 5 ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसे कि हमारा क्राइसोफाइट है, डाइनोफ्लाइजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड आपका प्रोटोजोआ। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, आप सिर्फ एक वर्ड याद कर लीजिए, सी डेस्प, CDESP, और इसी से आपको पूरा जो है जितने भी प्रोटिस्टा में पार्ट है ये सभी याद हो जाएंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सिंगल सेल यूकैरियोट, मतलब जितने भी प्रोटिस्टा में सिंगल सेल ही होते हैं लेकिन वो होते हैं यूकैरियोट्स, प्लेस अंडर प्रोटिस्टा। लेकिन इनकी जो बाउंड्रीज है इस किंगडम की मतलब वेल डिफाइन नहीं है, मतलब इनको कहाँ रखा जाए, इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब ये प्लांट में भी आ रहे हैं, आपका बैक्टीरिया में भी है, आपके एनिमल्स में भी है, तो मतलब हर जगह इन सिमिलर है, लेकिन इनको फिर भी अलग ही किंगडम दिया गया। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप उसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसमें जो एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट हैं, हमने जितने भी हाईलाइट पॉइंट किए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्राइसोफाइट। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी डेस्माइड, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन इन्वायरमेंट। तो मतलब जो हमारे क्राइसोफाइट हैं उनको हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी और डायटम्स। तो ये जो हमारे क्राइसोफाइट हैं ये पाए जाते हैं आपके फ्रेश वाटर में भी और आपके मराइन इन्वायरमेंट में भी। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, जो मतलब ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, तो इनको प्लैंकटन बोलते हैं क्योंकि ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर ये जो है फोटोसिंथेटिक है। द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सॉप बॉक्स। जैसे आपका सॉप बॉक्स होता है या फिर 2 बॉक्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, या फिर जैसा आपका मिठाई का बॉक्स होता है ना,
उसको हम एक में मिठाई रखते हैं और ऊपर से बॉक्स बंद कर देते हैं, तो ऐसे ही इनकी सेल वॉल होती है और उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे सॉफ्ट बॉक्स। तो इनकी भी ओवरलैपिंग सेल्स होती है और वो आपस में जुड़ के बनाती है एक बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल। क्योंकि इसके अंदर होता है सिलिका तो इसीलिए ये वॉल्स जो होती है इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाती है। इसको बहुत तोड़ना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दस डाई एटम हैव लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। तो मतलब जितना ये जो डाई एटम है अपनी वॉल मतलब डिपॉजिट कर देते हैं अपने हैबिटेट जहाँ पे रहते हैं, वहीं पे ही ये अपनी सेल वॉल छोड़ते रहते हैं। जैसे आपका स्नेक नहीं होता, स्नेक अपनी वॉल जो है अपनी मेम्ब्रेन उतार देता है और वहीं पे छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, ऐसे ही इनकी होती है। दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रिफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ। बीइंग ग्रेटी दिस सॉइल इज यूज इन जो है पॉलिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। तो मतलब ये चीफ प्रोड्यूसर भी है ओशियंस में। तो अब बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर जो है मराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होती है। इनका जो अपीयरेंस होता है वो डिपेंड करता है इनके अंदर पिगमेंट कौन सा है इनकी सेल में, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। ये डिपेंड करता है कि पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है। सेल वॉल जो होती है स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है इनके आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। यहाँ पे एक फ्लैजिला जो है लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं इनकी फरो में होता है, मतलब जो सेल वॉल होती है उसकी फरो में होते हैं। फरो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, नहीं तो हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि क्या होता है फरो। इसके बाद जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होता है इसका एग्जांपल है गोनियोलेक्स का रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये जो सी होती है मतलब जो वाटर होता है उसको पूरे को लाल कर देता है मतलब खून की तरह, और इससे एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिससे जो फिशेज वगैरह होती है मरीन एनिमल्स होते हैं यहाँ पे वाटर में वो सब किल होने लगते हैं मतलब मरने लगते हैं। बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की। तो ज़्यादातर यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये पाए जाते हैं स्टेगनेंट वाटर में भी, मतलब जो रुका हुआ पानी होता है उसमें भी पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलाइकल। इनकी सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलाइकल। तो जो पेलाइकल होता है वो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। दे हैव टू फ्लैजिला। इनके पास भी दो फ्लैजिला है जैसे आपके डायनोफ्लैजिलेट्स के पास थे। तो इनके जो फ्लैजिला है वो एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। वहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल था एक ट्रांसवर्स था। तो ये आप देख लीजिए, मतलब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब पास पास में है दोनों तो ऐसी ही चीज़ पूछ लेते हैं और इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है फिर कि कौन से में शॉर्ट था कौन से में आपका ट्रांसवर्स था। तो ऐसे ही इनको आप अच्छे से याद करें। तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मतलब ये सनलाइट की प्रेजेंस में जो है फोटोसिंथेटिक की तरह काम करते हैं, और जब ये सनलाइट इनको नहीं मिलती तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह काम करने लगते हैं। बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। तो मतलब जो इनसे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उनको प्रेडेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल। जो पिगमेंट्स होता है वो होता है जो हायर प्लांट्स में होता है। हायर प्लांट्स में कौन सा होता है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हायर प्लांट्स में अगर आपको पता है और हमारी जो एनसीईआरटी है इसमें भी लिखा है, आप देख करके इसमें बता सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स के। तो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, मतलब ये होते हैं डिकम्पोजर। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है डिकम्पोजर। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकाइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो मतलब इनकी जो बॉडी मूव करती है वो सड़े गले जो पत्ते वगैरह होते हैं पानी में उनके साथ ही मूव करती है, और उन्हीं को ही इनगल्फ मतलब उन्हीं को ही इनगल्फ करके ऑर्गेनिक मटेरियल को ये अपने आप को मूव कराते रहते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन। जब सुटेबल कंडीशन होते हैं तो ये एक एग्रीगेशन मतलब अपने आप को इकट्ठा करते हैं और ये बनाते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक आप एक जगह और सुनेंगे जो कि मलेरियल पैरासाइट है। तो ये वाला प्लाज्मोडियम जो है ये अलग है और वो वाला प्लाज्मोडियम जो है वो अलग है। तो यहाँ पे एग्रीगेशन को बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो जब फेवरेबल कंडीशन थी तो अब ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है और क्या बना लेता है फ्रूटिंग बॉडीज। तो फ्रूटिंग बॉडीज पे आपको पता है कि स्पोर्स होते हैं, और जो स्पोर्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। मतलब कैसा भी मौसम हो कैसा भी इन्वायरमेंट है उन उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके कई सालों तक। तो इसीलिए ये जो स्पोर्ट्स होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में
से मतलब इधर से उधर डिस्पर्स होते रहते हैं, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब प्रेडेटर या फिर पैरासाइट कह सकते हैं हम इन्हें। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। दे आर 4 मेजर ग्रुप, इनके 4 मेजर ग्रुप में बांट दिया गया है इन्हें। सबसे पहले अमीबॉइड है प्रोटोजोआ। ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है होता है, ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, सी वाटर में भी, और मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेगा। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। ये आपको याद रखना है, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये यही है कि स्यूडोपोडिया होता है इसमें। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि आपका एक पैरासाइट है। सेकंड बात करते हैं फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ की। तो द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजिला, तो फ्लैजिलेट है तो यहाँ पे आप फ्लैजिला पाए ही जाएंगे इसके अंदर। द पैरासाइट फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। ये जो डिजीज कॉज करता है वो होती है स्लीपिंग सिकनेस। इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रिप्नोसोमा। नेक्स्ट बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया। तो मतलब एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली मूव करते रहते हैं क्योंकि इनके पास होते हैं 1000 ऑफ सीलिया, जैसे सीलिया फ्लैजिला की तरह ही होते हैं। दे हैव कैविटी गुलेट दैट ओपन ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। जो इनकी एक कैविटी होती है जो इनके सेल सरफेस पे, मतलब जैसे इनकी बॉडी है, इन्हीं की उसी के सरफेस पे इनके एक कैविटी होती है जिससे ये अपना जो खाना वगैरह है वो इनगल्फ करते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टार्ड इनटू द गोलेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि जो वाटर के जब ये सीलिया से अपने मूव करते रहते हैं तो जो फूड होता है वो इनके जो गलेट है उसमें जाता रहता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? पैरामीशियम। स्पोरोजोआ की बात करें तो इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्टिशियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो मतलब जो स्पोरोजोआ होते हैं उनकी एक स्टेज आती है इन्फेक्टिशियस स्पोर की। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। जो अभी हमने आपको बताया कि एक प्लाज्मोडियम होता है स्लाइमोल्स में, वो होता है एग्रीगेशन। तो यहाँ पे ये है मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया, ए डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। करते हैं हम किंगडम फंजाई की। तो जो हमारा किंगडम फंजाई है, द किंगडम फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो मतलब ये एक यूनिक किंगडम है, और ये जो किंगडम है इसमें सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी हेटेरोट्रॉफिक हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। क्यों ग्रेट डाइवर्सिटी है? मतलब अलग अलग डाइवर्सिफाई क्यों है ये? When your bread develop a mold or your orange rots it is because of fungi। तो मतलब ब्रेड के ऊपर जब मोल्ड्स जम लग जाता है या फिर ऑरेंज सड़ने लगते हैं तो वो किसके कारण होता है? वो फंजाई के कारण होता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टॉडस्टूल आर ऑल्सो फंजाई। तो मतलब जो मशरूम हम खाते हैं या फिर टॉडस्टूल, वो भी एक फंजाई है। टॉडस्टूल जो होते हैं पॉइजनस होते हैं। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। जो वाइट स्पॉट होते हैं मस्टर्ड लीव्स पे वो पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई, जैसे कि हमारा यीस्ट है जिससे हमारे बियर्स बनती हैं या फिर आपका ब्रेड्स बनती हैं, आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ फंजाई होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल में। वीट रस्ट कॉजिंग पुशीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। जैसे वीट पे मतलब वीट रस्ट कॉज करते हैं वो पुशीनिया की वजह से होता है, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे हमारा पेनिसिलियम है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो मतलब फंजाई जो है हर जगह पाई जाती है, जैसे हमारा एयर में भी है, वाटर में भी है, सॉइल में भी है, एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर भी पाई जाती हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो मतलब इनको कुछ ह्यूमिडिटी चाहिए और वार्म प्लेसेस चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। मतलब जो एक्सेप्शन है एक यीस्ट का जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है, एक फिलामेंटस है। फंजाई फिलामेंटस भी होती है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा, हाइफी बोल सकते हैं इसको। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यूस टू बी फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जो फंजाई की बॉडी होती है इसमें एक लॉन्ग सिलेंडर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम हाइफी बोलते हैं। लेकिन अगर
काफ़ी सारे हाइफी मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफी हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। ओके, समझ आया। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था तो इसको हमने बोला हाइफी, लेकिन अगर वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर काफ़ी सारे हो जाए तो इनको बोलेंगे माइसीलियम। तो कुछ हाइफी जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं ट्यूब फील्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, जिसे हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल, मतलब जिनके पास वॉल्स नहीं होंगी, जिनके हाइफी में मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, तो उनको हम बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफी। ये आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि आगे जितने भी हमारे फंजाई आएंगे, उसके ग्रुप आएंगे, उसमें ये बताया जाएगा कि ये वाली हाइफी सिर्फ सिनोसिटिक है, ये वाली इसमें हाइफी मल्टी न्यूक्लिएट है। तो इसमें भी आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं नीट में। तो इसके बाद नेक्स्ट, अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी, तो मतलब जिसके हाइफी में सेप्टा होते हैं या फिर उनकी जो वॉल्स है, उनके वॉल्स में कुछ अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। तो मतलब एक तो हमारे मल्टी न्यूक्लिएट हो गए, जिसको जो कि कंटिन्यूस है और जिसे हम सिनोसिटिक बोल रहे हैं यहाँ पे। एक ऐसे भी होते हैं जिसमें सेप्टा होते हैं या फिर क्रॉस वॉल्स होते हैं हाइफी के अंदर। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। जो सेल वॉल होती है फंजाई की, वो आपको पता है काइटिन की, वो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। मतलब कुछ फंजाई, ज़्यादातर फंजाई जो होती है वो हेट्रोट्रॉफिक होती है और एब्जॉर्ब करती हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर, कहाँ से? डेड सबस्ट्रेट से, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ से। एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। तो मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं, जिनको मतलब पैरासाइट उनको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लीचेस होते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। तो मतलब ये एक मतलब सिम्बायोन्ट्स में जैसे अगर हम एक दूसरे का फ़ायदा कर रहे हैं तो इसको सिम्बायोन्ट्स बोलेंगे। तो इन एसोसिएशन विल एल्गी एज लाइकन, जैसे अगर फंजाई एल्गी के साथ रहे तो लाइकन बोलेंगे। एंड विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, अगर प्लांट्स के साथ रहे तो माइकोराइजा बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission and budding. Asexual reproduction is by spore called conidia or sporangiospore और zoospore। तो मतलब जो asexual reproduction होता है इसमें कोनिडिया होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं और जूस्पोर्स होते हैं। ये अलग अलग तरीके के इनके मतलब एक तरीके की गैमेट्स बोल सकते हैं हम इनको। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। हमारे एसेक्सुअल में कोनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गया और जूस्पोर। जूस्पोर क्यों? जूस्पोर में जो होते हैं मोटाइल होते हैं, कोनिडिया जो होते हैं वो हाइफी पे प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर्स। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। जितने भी स्पोर्स हैं वो सभी प्रोड्यूस होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज पे। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, जैसे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, जिसे हम प्लाज्मोगैमी बोलेंगे, जब मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, और जब उसके बाद मियोसिस होगा जाइगोट के अंदर और हैप्लॉइड स्पोर्स, नए स्पोर्स बनेंगे, तो उसको हम बोलेंगे रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस इन जाइगोट, जब मतलब जाइगोट में मियोसिस होगा तो उसके बाद बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स और फिर से ही वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी और कंपेटिबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। तो मतलब जब फंगस जो है रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, तो जो 2 हैप्लॉइड हाइफी होते हैं वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के पास आते हैं और फ्यूज करते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉयड सेल। कुछ फंजाई में ऐसा होता है कि 2 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं और अपने आप को डिप्लॉयड बना लेते हैं। जबकि हाउएवर इन अदर फंजाई, जैसे हमारा एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, अभी हम आपको बताएंगे एस्को क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज क्या है। एज इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज n+n दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, पहले यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगी, यहाँ पे स्टेज आएगी एक डाइकैरियन स्टेज, एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। बाद में क्या होगा, पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, मतलब एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे डाइकैरियो फेज। ठीक है, मतलब जब हम एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइकैरियन या फिर डाइकैरियन फेज।
लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। बाद में न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएंगे और जो सेल है वो बन जाएगी डिप्लॉयड। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो मतलब जो फंजाई है अब फॉर्म करेंगे फ्रूटिंग बॉडी जिसमें हमारा रिडक्शन या फिर म्योसिस होगा, इसके बाद ही हमारे जो है हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे और फिर वो नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज के बारे में। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकाइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। जैसे कि ये जो फाइकोमाइसिटीज होती है ये एक्वेटिक मतलब पानी में रहती है, डिकाइंग वुड मतलब सड़े हुए लकड़ी में, या फिर मॉइस्ट एंड डैम्प मतलब जो नाले वगैरह होते हैं उसमें पाई जाती हैं, प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। द माइसीलियम इज एसेप्टेड। अभी हमने आपको बताया था जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है और आपका सिनोसिटिक। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, माइसीलियम इज एसेप्टेट मतलब यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है, तो ये क्या हुआ है सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर मतलब जो इनकी गैमेट्स हैं तो वो मोटाइल हैं तो इसको हम जूस्पोर बोलेंगे, और बाइस एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल, तो मतलब दोनों पाई जाती हैं फाइकोमाइसिटीज में। दीज स्पोर आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। तो मतलब इसके जो स्पोर है वो अंदर ही अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम। इस जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। एक जाइगोस्पोर बनता है जब दो गैमेट का फ्यूजन होता है। दीज गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी मतलब जब गैमेट सिमिलर होगी तो इनको हम आइसो मतलब सेम आइसोगैमस बोलेंगे, और या फिर अगर डिसिमिलर होगी मतलब डिफरेंट होगी तो हम बोलेंगे एन आइसोगैमी या फिर ऊगैमस। पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इन एग्जाम्पल को ऐसे भी याद कर सकते हैं MAR मार। ओके, तो राइजोपस जो है जो हमारे ब्रेड पे मोल्ड लगता है वो राइजोपस होता है आपका, और जो आपका पैरासिटिक फंगस होता है जो मस्टर्ड पे लगता है वो आपका होता है एल्ब्यूगो। एस्कोमाइसिटीज की बात करते तो इसको हम बोलते हैं कॉमनली नोन एज सेक फंगी। तो एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो इसको हम बोलते हैं सेक फंजाई। The ascomycetes are mostly multicellular, example penicillium, और rarely unicellular, example yeast। अभी हमने आपको बताया था कि एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर फंजाई है वो सिर्फ यीस्ट है। पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस ग्रोविंग ऑन डंग। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट मतलब जो माइसीलियम है उसमें ब्रांच है और सेप्टा है, मतलब जो हमारे हाइफी है उसमें क्रॉसवॉल बोल सकते हैं आप, वो मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। जो हमारा एसेक्सुअल स्पोर है यहाँ पे कोनिडिया है, प्रोड्यूस बाय एक्सोजिनसली। वहाँ पे एंडोजिनसली था जो फर्स्ट था फाइकोमाइसिटीज में, यहाँ पे एक्सोजिनसली है ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। जो मतलब जो कोनिडिया है वो जर्मिनेशन के बाद प्रोड्यूस करता है माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली। अभी हमने आपको बताया था लास्ट जो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। तो यहाँ पे आपके जो बेसिडियोमाइसिटीज है वो आपके मशरूम है, ब्रैकेट फंगी है और पफ बॉल है। ये जो ग्रो करते हैं टेरेस्ट्रियल रीजन पे ग्रो करते हैं, जैसे आपके सॉइल है, ट्री स्टम्प है, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, जैसे कि आपका रस्ट एंड स्मट। जो माइसीलियम है यहाँ पे वो होगा आपका ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, तो मतलब यहाँ पे जो हाइफी है उसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगी और ये सिनोसिटिक नहीं होगा। द सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में सेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट थे, पहले में स्पोरेंजिया था, सेकंड में कोनिडिया था, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स है ही नहीं। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, लेकिन यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। The sex organ are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strain और जीनोटाइप्स। तो मतलब यहाँ पे सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट है लेकिन प्लाज्मोगेमी हो रही है। प्लाज्मोगेमी क्या होती है? प्लाज्मोगेमी होती है जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। इसके बाद जो आपका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। तो मतलब यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज हो रही है। डाइकैरियोटिक स्टेज का हमने आपको बताया था, कमेंट सेक्शन में बताइए डाइकैरियोटिक स्टेज कौन सी थी या फिर डाइकैरियन फेज कौन सी थी, वो भी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। बेसिडियम तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है जो डाइकैरियोटिक का वो यहाँ पे बेसिडियम है
और यहाँ पे कैरियोगेमी के साथ साथ मियोसिस भी हो रहा है। जैसे कि आपका यहाँ पे जब मियोसिस होता है तो इसमें प्रोड्यूस होते हैं 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कैरियोगेमी के बाद। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस, मतलब बाहर की तरफ, ऑन द बेसिडियम। जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं बेसिडियम पे। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। जो बेसिडिया है वो अरेंज करके अपने आप को फ्रूटिंग बॉडीज पे अपने आप को इनको कहेंगे बेसिडियोकार्प्स। इनके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि एगेरिकस, स्टिलागो एंड पुसिनिया। तो इनका जो शॉर्ट फॉर्म है यूपीए। यूपीए आपको जानते हैं, यूपीए जैसे आपका कांग्रेस को बोलते हैं यूपीए गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हो, जो बेसिडियोमाइसिटीज़ है वो यूपीए है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो अब हम बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के बारे में। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो है आपकी इम्परफेक्ट फंजाई है, क्योंकि इसमें असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज़ ही पाई जाती है, सेक्सुअल फेज़ नहीं होती है, इसीलिए इनको अलग से एक यहाँ पे क्लास दी गई है। तो जिस दिन भी मतलब ऐसा हो गया कि सेक्सुअल फेज़ पाई गई, किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दी इन फ्यूचर, तो इनको भी अलग जो आपकी बेसिडियोमाइसिटीज़ है या फिर एस्कोमाइसिटीज़ है या फिर फाइकोमाइसिटीज़ है, उन किसी तीनों में से एक में रख दिया जाएगा। तो मतलब ये ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो है सिर्फ इसी वजह से रुकी हुई है, मतलब इसी तरह इसीलिए बनाई गई है क्योंकि इसमें जो है सेक्सुअल फॉर्म्स नहीं प्रेजेंट होती। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये जो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ है, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं आपके कॉनिडिया है, और जो माइसीलियम है वो है आपका सेप्टेट एंड ब्रांच। तो मतलब यहाँ पे भी क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है हाइफे में। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर। तो मतलब यहाँ पे कुछ मेंबर तो सेप्रोफाइट और पैरासाइट है, और लार्ज नंबर जो है आपके डिकम्पोजर है, जो कि हेल्प करते हैं मिनरल के साइक्लिंग में। हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, उनकी साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या है आपके ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और आपका ट्राइकोडर्मा। इसका अगर एग्जाम्पल आपको याद करने हैं सिंपल फॉर्म में, तो आप इसको कैट याद कर सकते हैं। कैट क्या मतलब, तो कैट का जो सी है कोलेटोट्राइकम, ए है ऑल्टरनेरिया, और आपका टी जो है ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं हम किंगडम प्लांटे की। किंगडम प्लांटे के बारे में। तो किंगडम प्लांटे इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी प्लांट में आते हैं। A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants and or parasite. Bladderworts and Venus flytrap are example of insectivorous plants. मतलब ये example दिए गए हैं insectivorous plants के and cascata के। Plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. तो मतलब जो ये plant cell होती है इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। ये सभी आप आगे भी पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर में जब आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। प्लांटे इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जैसे आपका फंजाई में था 5 क्लास थी, आपके प्रोटिस्टा में थी 5 क्लास थी, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आपके 5 क्लास दी गई है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक that alternate with each other, the length of the haploid and diploid phases, and whether these phases are free living or dependent on others, vary among different group in plants. This phenomena is called alternation of generation. ये बहुत ही मतलब बच्चों को काफ़ी समझ नहीं आता कि alternation of generation का क्या मतलब है। ये चैप्टर नंबर 3 में भी आएगा alternation generation, वहाँ पे आपको अच्छे से बताया जाएगा कि alternation of generation का मतलब है। सिर्फ हम अभी आपको थोड़ा सा शॉर्ट समरी बता देते हैं, जिसमें हमारे हैप्लॉइड फेज़ होती है और डिप्लॉयड फेज़ होती है, वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, तो इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर। तो मतलब एक दूसरे से ऑल्टरनेट करते रहती हैं, तो इसी को बोलते हैं हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हम आपके चैप्टर 3 में भी पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं किंगडम एनिमिलिया के बारे में। तो किंगडम एनिमिलिया जो है आपका हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है दैट आर मल्टी सेलुलर एंड देयर सेल वॉल सेल्स लैक सेल वॉल्स। तो मतलब यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक है ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर है और सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है। ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए।
They digest their food in an internal cavity and store food result as ग्लाइकोजन और फैट. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड. मतलब जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, मतलब हम इंजेस्ट करते हैं खाने को और फिर डाइजेस्ट करते हैं. दे फॉलो अ डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स. इसलिए हमारा ग्रोथ पैटर्न जो है वो एक डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न है. मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन. तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को मूव करा सकते हैं या फिर लोकेशन चेंज कर सकते हैं. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ फीमेल मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है. ये भी आप चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे हम आपको सभी चीज़ें इसमें बताएंगे. तो अब हम बात करते हैं वायरस, विरॉइड्स एंड लाइकेंस की. जैसा कि इसमें कहा गया है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, विरॉइड्स एंड लाइकेंस. दिस आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर. तो इनको अलग से ही इंट्रोड्यूस किया गया. ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नोन वाज व्हाट इफेक्ट वायरसेस कैन हैव ऑन अस. तो मतलब जैसे कि हमें कॉमन कोल्ड होता है या फिर फ्लू हो जाता है, ये सिर्फ वायरसेस की वजह से ही होता है. क्योंकि वायरल हो जाते हैं, किसी को फीवर हो जाता है, तो ये सिर्फ वायरसेस की वजह से ही होता है. क्योंकि जो वायरस होते हैं वो होस्ट की सेल में ही ज़िंदा रह सकते हैं, और अगर उनको बाहर निकाल दिया जाए तो वो मतलब नॉन लिविंग है. तो इसी वजह से इनको लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी से अलग रखा गया. तो यहाँ पे देख सकते हैं, वायरसेस कैन हैव ऑन अस इवन इफ़ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन. Viruses did not find a place in classification since they are not true living. तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरसेस जो है इनको क्लासिफिकेशन में जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है. ट्रूली लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये होस्ट की सेल में, मतलब जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में रहते हैं और उनकी जो सेल है उनका यूज़ करके ही ज़िंदा रह सकते हैं. अगर इनको मतलब होस्ट सेल नहीं मिली तो ये एक नॉन लिविंग है. The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. मतलब इन्होंने कहा है कि जो वायरसेस हैं वो नॉन सेलुलर है, मतलब इनकी कोई सेल नहीं होती. इसीलिए इनको जब ये आउटसाइड द लिविंग सेल होते हैं तो ये एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं. तो अभी हम बात करते हैं वायरसेस के बारे में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, विरॉइड्स एंड लाइकेंस. तो यहाँ पे जो है ये जो वायरसेस है, विरॉइड्स है और लाइकेंस है, अभी नई एनसीईआरटी में प्रियॉन्स भी ऐड किए हैं. तो इनको जो है क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली. क्यों नहीं जगह मिली? क्योंकि वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है. और ट्रूली लिविंग क्यों नहीं है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं. द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो ये वायरसेस होते हैं इनकी कोई सेल नहीं होती है. दैट आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. मतलब ये सेल के बाहर जो होस्ट सेल होती है या फिर लिविंग सेल होती है उसके बाहर ये एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाते हैं. मतलब ये कुछ भी नहीं कर सकते. वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ. मतलब एक बार ये इन्फेक्ट कर देते हैं किसी भी लिविंग सेल को तो ये उसकी सेल को जो है अपनी मशीन बना लेते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं और होस्ट को जो है किलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इसीलिए इनको जो है ट्रूली लिविंग नहीं कहा गया. क्योंकि ये जब होस्ट की सेल में होते हैं तो लिविंग होते हैं, जब बाहर होते हैं तो वो नॉन लिविंग. अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डीजे इवानोस्की ने, जिन्होंने वायरस का नाम दिया था. क्योंकि इन्होंने जो आपका टोबैको मोज़ाइक वायरस था सबसे पहले यही रिकॉग्नाइज़ किया था एक ऑर्गेनिज्म में. तो इन्होंने सबसे पहले TMV को यहाँ पे डिस्कवर किया था. दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ये जो ऑर्गेनिज्म थे, मतलब जो इन्होंने डिस्कवर किए थे, ये बहुत ही छोटे थे. मतलब जैसे कोई छन्नी होती है, मतलब छानने वाली, तो उसमें बैक्टीरिया पास नहीं हो रहा था. लेकिन ये जो आपका वायरस था ये पास हो गया था. तो इसीलिए इनको पता चला कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और ये बैक्टीरिया प्रूफ मतलब से भी पास हो रहे हैं. इसके बाद यहाँ पे बिजेनेर काय 1898 में
अब हम बात करते हैं जो वायरस है वो नाम दिया किसने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय डीजे इवानोस्की 1892 में। ये डेट और नाम ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये आपका नीट में आ सकता है। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। पहला जो वायरस था वो था टोबैको मोजाइक वायरस, जो कि एक प्लांट वायरस था। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और ये जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। कि ये कैसे पता चला? बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ। तो मतलब ये जो आपके वायरस थे ये पास हो रहे थे, मतलब जैसे एक बैक्टीरिया प्रूफ था उससे भी ये पास होके निकल रहे थे। तो सबसे पहले वायरस का जो नाम था वो यहाँ पे डीजे इवानोस्की ने 1892 में दिया था, और इन्हें सबसे पहले जो वायरस था टोबैको मोजाइक वायरस, जो कि एक प्लांट वायरस था, यहाँ पे इनको मतलब इन्होंने डिस्कवर्ड किया था इनको। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो वायरस नाम था वो सबसे पहले हमारे डीजे इवानोस्की साइंटिस्ट ने दिया था 1892 में। इन्होंने क्या किया था, जो सबसे पहला वायरस था टोबैको मोजाइक वायरस, जो कि एक प्लांट वायरस था, इन्होंने ये डिस्कवर किया था और तभी जो है इन्होंने जो वायरस का नाम दिया था। इसके बाद दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब जो वायरस होते हैं वो स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से भी, क्योंकि ये पास हो रहे थे बैक्टीरिया प्रूफ से, मतलब जहाँ पे बैक्टीरिया रुक जाते थे ये वहाँ से भी पास हो रहे थे। इसके बाद आए विजनिक 1898 में। तो इन्होंने क्या देखा, जो हेल्थी प्लांट्स थे ये जो वायरस है ये इनको भी मतलब इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या नाम दिया, एक इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्होंने ये नाम दिया। 1898 में बेजेनर का है, जिन्होंने कहा कि जो हेल्दी प्लांट्स हैं वो जो वायरस है वो इनको भी इन्फेक्ट कर रहा है, और इन्होंने नाम दिया उसका कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, इन्फेक्टिशियस लिविंग फ्लूइड। इसके बाद यहाँ पे WM स्टानले आए 1935 में। इन्होंने क्या शो किया, जो वायरस थे वो दे कुड बी क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन, मतलब जो वायरस थे वो नॉन सेलुलर थे, तो ये किससे बने होते थे, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। अभी हमने पहले भी आपको बताया कि जो अगर ये होस्ट सेल से बाहर है तो ये इनर्ट है, मतलब इनका कोई काम नहीं है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, इन एडिशन टू प्रोटीन्स, जो वायरसेस हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, मतलब प्रोटीन के साथ इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिससे ये रेप्लिकेट करते हैं। अगर कुड बी आइदर RNA और DNA, मतलब जो इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, जो वायरस होता है उसमें RNA और DNA एक साथ नहीं हो सकता। ए वायरस इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड अ जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्टिशियस, जो वायरस होता है उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इन्फेक्टिशियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंड RNA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब जो वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, उसके अंदर होता है। और जो वायरस एनिमल्स को करता है उसके अंदर सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, RNA या फिर DNA। ये आप बहुत ही मतलब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको कहीं पे लिख लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये लाइन नीट में आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज। वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो मतलब बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उन्हें हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। उनके पास क्या होता है, उनके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। तो मतलब तीनों का पता चल गया, प्लांट्स का अलग होता है, एनिमल्स का अलग, और यहाँ पे बैक्टीरिया का अलग, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, जो प्रोटीन कोट होता है वायरस का उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और ये बना होता है सब यूनिट्स का, छोटी स्मॉल सब यूनिट्स का बना होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सोमर्स। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, और जो इसके अंदर आपका न्यूक्लिक एसिड होता है RNA या फिर DNA, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। दीज कैप्सोमर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमन इज़ ऑल्सो कॉज बाय वायरस। तो मतलब इतनी सारी जो
डिजीज़ है ये वायरसेस कॉज करते हैं इन प्लांट्स। द सिम्टम कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, ये सभी प्लांट्स की डिजीज़ है जो कि वायरस यहाँ पे आपका कॉज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम विरॉइड्स के बारे में। तो 1971 में टियोडाइनर ने डिस्कवर किया विरॉइड्स, ए न्यू इन्फेक्टिशियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। विरॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं वायरस से, मतलब छोटे होते हैं। एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस। तो मतलब यहाँ पे प्रोटीन कोड जैसे उसमें वहाँ पे कैप्सिड होता था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है प्रोटीन कोड। और यहाँ पे एक चीज़ और, जो विरॉइड्स होते हैं इनका मॉलिकुलर जो RNA का मॉलिकुलर वेट है वो भी लो होता है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंस आपको मिल गए हैं। एक तो RNA का लो मॉलिकुलर वेट, सेकंड आपका जो है प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, और थर्ड जो आपका है DNA एब्सेंट होता है। फोर्थ आपका यह है कि जो विरॉइड्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं वायरसेस से। तो विरॉइड्स का क्वेश्चन जो है आ जाता है, डिफरेंस में पूछ लेते हैं यहाँ पे वायरस और विरॉइड्स के बीच में। आपने आपको 4 डिफरेंस बता दिए हैं, आप उनमें से देख करके यहाँ पे आंसर अपना ठीक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लाइकेंस के बारे में। एक यहाँ पे पॉइंट ये हमारी पुरानी NCERT है, तो इसमें एक पॉइंट आप और ऐड कर लीजिए, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं वो हम आपको दिखाएंगे अभी नई NCERT में। इससे पहले हम बात करते हैं लाइकेंस की। तो लाइकेंस जो होते हैं वो सिम्बायोट एसोसिएशन होता है किसका, आपका एल्गी और फंजाई का। तो एल्गल कंपोनेंट जो होता है, जो एल्गी का कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल कंपोनेंट होता है वो आपका होता है माइकोबायोन्ट। तो आपको इसको कैसे पता चलेगा कि फाइको कौन सा है और माइको कौन सा है, तो आप सीधा एक ट्रिक याद कर लीजिए, FM, मतलब FM होता था ना पहले जो रेडियो में चलता था, अब भी चलता है मतलब रेडियोज़ में, तो FM आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। जो फंगल है वो माइकोबायोन्ट। 4 ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है रिस्पेक्टिवली। एल्गी जो होती है वो प्रिपेयर करती है फूड फॉर फंजाई, और जो फंजाई जो होता है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकन इन नेचर, one would never imagine that they have 2 different organisms within them. Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted areas. और जो pollution है SO2 pollution होता है जहाँ पे ये grow नहीं करते। तो अब बात करते हैं हम prions के बारे में। तो prions जो होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज करते हैं, और डिजीज़ का क्या नाम है सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं। दीज एजेंट आर कॉल्ड prions that cause BSE, बोविन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो ये जो डिजीज़ है ये कॉज करते हैं प्रियॉन्स, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, एंड इन इट्स एनालॉग वेरिएंट इज CR जैकब डिजीज CJD इन ह्यूमंस। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम वही चैप्टर करा देंगे जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे। तो आशा करते हैं कि कम से कम आप 50 लाइक इस पे वीडियो पे करें, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा और मेहनत लगी है इस वीडियो में। तो आप कर दीजिए, मतलब 50 इतनी बड़ी बात नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।